देना चाहता हूं कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। इदारा प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। हम पंक्चर बनाने वाले थे, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। जो मुसलमानों को वोट बैंक स्वीप करते हैं वो लोग गुमराह कर रहे हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। कुछ बयान आपने सुने और उनके आधार पर सवाल कि क्या वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मौलाना ब्रिगेड ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वक्फ पर देश तोड़ने की धमकी, कुर्बानी की बात, जीने मरने का सवाल। ऐसी तकरीर से क्या मौलाना आम मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे? वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में तमाम मुस्लिम संगठनों के साथ साथ सियासी दलों के नेता भी थे। पर्सनल लॉ बोर्ड के इस मंच से जमकर भड़काऊ तकरीरें दी गई। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मोदी सरकार को टारगेट पर लिया गया। लेकिन सवाल है कि अगर वक्फ कानून का मसला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर सड़क पर ऐसी उकसाऊ बयानबाजी क्यों? आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद नए वक्फ कानून का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। देश की सबसे बड़ी अदालत 5 मई को इस कानून पर अगली सुनवाई करने वाली है। लेकिन सुप्रीम फैसले से पहले ही वक्फ कानून के विरोध के नाम पर भड़काऊ उकसाऊ सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन किया। वक्फ बचाओ जलसे में 180 मुस्लिम संगठनों के नुमाइंदों के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हुए। लेकिन विरोध प्रदर्शन में मंच से सिर्फ भड़काऊ उकसाऊ तकरीर ही दी गई। किसी ने कहा कफन बांध के तैयार है, तो किसी ने वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जीने और मरने के सवाल की बात कह दी। मुसलमानों की तरफ से मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। या तो आप मान जाओ और वक्फ बिल कानून वापस लो, वरना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने सरों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। इजलास हो रहे हैं, होंगे यकीनन 27 अप्रैल को परभनी में, 28 औरंगाबाद, 29 मालेगांव और पूरे हिंदुस्तान में ये इजलास है। और मुसलमानों, आपके कहना है कि अब ख्वाब गफलत छोड़ो और बोर्ड की आवाज पर आप बाहर निकलो। हो सकता है इनको गलत गुमान हो रहा है कि ये ताल कटोरा में बैठे मुसलमान ही वक्फ एक्ट के खिलाफ है, बाकी लोग तो घरों में है। इसलिए ये इजलास की शक्ल में मुसलमानों पर अखलाकी जिम्मेदारी है कि तुम्हें घरों से निकलकर मैदानों में, रोडों पे आके बताना होगा कि इदारा प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। हमें मुतमईन होकर नहीं बैठना है। हमारा यह एहतजाज आखिरी सांस तक जारी रहेगा। ये नया वक्फ एक्ट पूरा का पूरा गैर आईनी, गैर जमहूरी, जालिमाना और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी कानून है। जब तक ये मुकम्मल कानून वापस न हो जाए, अपने एहतजाज को जारी रखोगे इंशाअल्लाह। हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। हमारी जिंदगी और मौत जहां जाहिरी तौर पर हमारी सांस से ताल्लुक है, लेकिन हमारे ईमान की सलामती उससे बड़ी मौत है कि अगर हम ईमान से दूर हो जाएं, हमारी नस्लें ईमान को भूल जाएं, ईमान वाली न रहें, ये इससे बड़ी कोई मौत हमारी नहीं हो सकती है। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारमा
यानी वक्फ की हिफाजत के नाम से हो रहे इस आयोजन में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाले मौलाना हो या फिर सियासतदान, सबके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। मकसद एक ही था, वक्फ कानून के विरोध में नरेंद्र मोदी पर चौतरफा वार करना। किसी ने अब्दुल का जिक्र कर निशाना साधा तो कोई पंक्चर बनाने की बात पर मोदी सरकार पर हमलावर रहा। अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गैरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंक्चर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया है। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्त से निकालिए आप। उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन विचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। हम पंक्चर बनाने वाले थे, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। हमारे अगर कोई गुंडा भी होता तो डॉन के लेवल तक पहुंचता है। बड़ी सिचोरी बात कर रहा हूं, एक सच्ची बात कर रहा हूं। इस्लाम शहादत का नाम है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम की जड़ों में खून शोहदा का बद्र की ज़मीन है। अरे भाई, अब मक्के से हिजरत का हुक्म हो चुका है, अब बद्र भी होने वाली है, तभी तो इस्लाम फैलेगा। इंडियन नेशनल लीग के मौलाना मोहम्मद सुलेमान ने इसे आजादी की दूसरी लड़ाई कहा तो कांग्रेस के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीम ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि वक्फ कानून लाकर सरकार ने सोई कौम को जगा दिया। ये बताएंगे कि लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई उनके दस्तूर की है, ये लड़ाई उन बुजुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निजाम दस्तूर हिंद की शक्ल में खो दिया। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन फिरसाइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले हैं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं पूछता हूं अपने भाइयों से, अपने अजीजों से, अपने घर में अपने बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटे, बताओ, बेटियों से पूछता हूं कि बताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बरदर चला। हम चुप रहे और खामोश रहे, लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया। हमने जिन्ना को इसीलिए ठुकराया था कि हम मुस्लिम मुल्क में नहीं रहना चाहते थे। हमने लियाकत अली खान को इसीलिए ठुकराया था। हमने नेहरू और गांधी और आजाद को अपनाया था इस संविधान के लिए। हम जुड़े हैं इस संविधान से, और अगर इस संविधान को तोड़ देंगे तो हमारा कोई रिश्ता इस मुल्क से नहीं रहेगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ की वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई तो अभी ट्रेलर है। जून तक पर्सनल लॉ बोर्ड देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही जलसे करने की प्लानिंग में है, लेकिन वक्फ कानून का विरोध करने वालों को जवाब दिया केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने। ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ है और इतना बड़ा देश का संपत्ति को लूटने वालों को हम लोग पूरा लोगों के सामने में एक्सपोज करेंगे। अब सवाल है
क्या वक्फ कानून का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा क्योंकि टारगेट पर प्रधानमंत्री है? सवाल ये भी कि क्या विरोध के नाम पर कुर्बानी, जीने मरने का सवाल और करबला जैसी बात कहकर क्या आम मुसलमानों को गुमराह नहीं किया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर सड़क पर संग्राम क्यों? क्या पर्सनल लॉ बोर्ड और विरोध करने वाले मौलानाओं को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं? क्या कोर्ट के फैसले से पहले ऐसे जलसे कर प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शालिनी अली है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी नाजिम खान है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, यास्मीन फारूकी है एसडीपीआई से, प्रियंका भारती जी आरजेडी की नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यास्मीन फारूकी जी, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। मुल्क से नाता टूट जाएगा, सिर पर कफन बांध दिए हैं, सिरों का नजराना देने के लिए तैयार, तो ये विरोध प्रदर्शन है या मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी है? नहीं, बिल्कुल 100% विरोध प्रदर्शन है। देखिए, इस चीज को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। करबला में सच्चाई के लिए शहीद हुए थे वो लोग, तो उनका मकसद ये है कि हम भी सच्चाई के लिए मरने को तैयार हैं। सर पे कफन बांधने का भी यही मतलब है कि जब जुल्म की इंतहा इंसान के हो जाती है तो कहीं ना कहीं आदमी, आप धक्का दिए जाओगे और आदमी दीवार से लग जाएगा तो क्या करेगा? तो वही सिचुएशन आज मुसलमानों की है कि इतने धक्के मिल गए हैं कि दीवार से लगा दिया गया है। तो एहतजाज करने में भी तकलीफ है क्या भाई? नहीं, एहतजाज करने में तकलीफ नहीं है फारूकी जी। आप कहें सिरों का नजराना देंगे, इस पर तकलीफ है। आप कहिए मुल्क से नाता टूट जाएगा, इस पर तकलीफ है। क्यों? आप करिए ना एहतजाज। हम किसी और के सिरों का नजराना नहीं ले रहे हैं, अपने सिरों नहीं, वो तो ले भी नहीं सकते हैं भाई। किसी और के सिरों का नजराना ले भी नहीं सकते, नहीं तो मर्डर का केस हो जाएगा। ले लीजिए, तो किसी और के सिरों के नजराना की बात मत करिए। अरे क्यों नहीं लिया है अभी? अरे क्यों नहीं लिया है अभी? 5 बच्चों का सिरों का ही नजराना लिया है। बुलडोजर चला चला के जो घर ढाए हैं वो औरतों की जिंदगी के नजराने। औरतों की बड़ी बात करते हो आप, सबसे सारे जुल्म तो औरतों पे हो रहे हैं। घर औरत का होता है, मर्द का नहीं होता। और सिरों के नजराने तो बराबर लिए ही जा रहे हैं, कहाँ नहीं लिए जा रहे। अब अगर आप सिरों के नजराने की बात करोगे तो मैं वो सारे दंगे गुजरात से लेके भागलपुर से लेके और है ना सारी दुनिया के दंगे गिनवा दूंगी सरों के नजरानों के। तो नहीं तो फिर सिर तन से जुदा थे तो वो क्या था? सिर तन से जुदा के नारे लगे और सिर तन से जुदा कर भी दिए गए। यास्मीन फारूकी जी, इसी देश में खुद का सुअर काटे जाएंगे, राम राम। अरे नहीं, ये उकसाऊ बातें नहीं है फारूकी जी, प्लीज। क्यों कभी नहीं करते? नहीं, प्लीज प्रदीप भंडारी, बायस हो के बात मत किया करो। कोई बायसनेस जलियाना वाला कोई बायसनेस नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है फारूकी जी। दिया गया है कि जलियाना वाला बाग बना, आप सुनते नहीं हो। ये बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, जलियाना वाला बाग। ठीक है, मैं रिप्लाई लेता हूं प्रदीप भंडारी जी। सिरों का नजराना लोकतांत्रिक विरोध है, सिर पर कफन लोकतांत्रिक विरोध है। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का नाम लेकर बातें करना, औकात में रहो ऐसी बातें करना, ये इनका लोकतांत्रिक हक है। आगे बोलिए। राकेश जी, ये वही मानसिकता है जो मुस्लिम लीग की आजादी के पहले थी, जिसने पार्टीशन की मांग करी थी और धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन किया था, जिसमें कांग्रेस की साठगांठ थी। मैं पूछना चाहता हूँ बड़ी कॉमन सेंस की बात राकेश जी। राकेश जी, अरे यास्मीन जी, जरा ठंड शांत रहिए। आप मेरे से बुजुर्ग हैं, मैं बुजुर्ग महिला की इज्जत करता हूँ। मेरा धर्म और मेरे संस्कार मुझे बुजुर्ग महिला की इज्जत करना सिखाते हैं। आप शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरे बात बोल दीजिएगा यास्मीन जी, मेरा ओपनिंग कॉमेंट है। रिलैक्स, शांत रहिए। अपनी राकेश जी, यास्मीन फारूकी जी, अरे आपने बोला, प्रदीप भंडारी जी ने सुना, जरा सुनिए। लोकतंत्र में सुना भी जाता है, प्लीज ना। मैंने किसी समझिए, तो दूसरों पर बस मत चलाइए, अभी रुक जाइए। प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, सुनने के बाद तय करिएगा। फारूकी जी प्लीज, समय वैसे भी आज थोड़ा सा कम है, रोज की तुलना में बड़ी खबरें हैं, उधर भी रुक करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज इसलिए धैर्य से सुनिए, मैं सबके पास जाना चाहता हूँ। गाली ना दे। हाँ, रुक जाइए। गाली देंगे कि नहीं देंगे, क्या कर रहे हैं वो मैं तय करने के लिए हूँ। यहाँ पर रुक जाइए। हाँ, रुकिए प्लीज फारूकी जी, रुक जाइए। मंच से बहुत अच्छी बातें नहीं कही गई है ताल कटोरा स्टेडियम से, प्लीज
ये यास्मीन जी पाकिस्तान नहीं है, भारत है। धमकी मत दीजिए आप मुझे। आप एक बुजुर्ग महिला है, शांति से मेरी बात को सुनिए। मैंने आपकी बात को शांति से सुना था। आपको भी है, आपका धर्म और आपके संस्कार दूसरे की बात को शांति से सुनने की बात करते हैं। राकेश जी, मैं पॉइंट पाना चाहता हूँ। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी सुनवाई कर रहा है। मुझे आप बताइए, अगर ये 10 लाख की भी भीड़ ले आए, 5000 की भीड़ ले आए, उससे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसले का फर्क पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट तो इस फैसले की संवैधानिक है कि नहीं है उसको चेक कर रहा है। ये दिखाना क्या चाह रहे हैं ये लोग, कह के कि सर पे कफन बांध देंगे, हम जो है आज मुल्क से नाता टूट जाएगा। धमकी दे रहे हैं क्या ये तो सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। क्या मतलब है मुल्क से नाता तोड़ने की बात करना? जब प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही थी तो क्या हिंदू जो है सड़क पर उतरा था? क्या हिंदू ने इस तरीके की बात करी थी? और ये समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के लोग, एआईएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग मंच पे बैठे थे और एक ने भी नहीं टोका जब इन लोगों ने ये भड़काऊ बात करी कि मुल्क से नाता टूट जाएगा। ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अगर उस वक्त बोला जा रहा है मुल्क से नाता टूट जाएगा तो आरजेडी शांत क्यों थी, सपा शांत क्यों थी, कांग्रेस शांत क्यों थी? और क्या सुप्रीम कोर्ट की जो जज बेंच है वो इस बात पर अपने फैसले का निर्णय करती है कि 5 लाख लोग सड़क पे, कि 5000 है, कि 500 है, कि जो फैसला सरकार का है वो संवैधानिक है कि नहीं है? ये शाहीन बाग वाला मॉडल मत ट्राई करो यास्मीन जी हमारे साथ में, समझिए आप। और आपके सभी उन कट्टरपंथियों को समझा दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला है उस फैसले का हम सम्मान करेंगे, पर सोचना भी मत सड़क से सरकार को चलाने की हिम्मत करने का। ये जो है ना रूल ऑफ लॉ की सरकार है, और धमकाने की भी कोशिश मत करना। धमकाने की सोचोगे भी तो कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है, रुक जाइए। मैं सबके पास जाना चाहता हूँ, यास्मीन फारूकी जी, और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम बहुत कम इंटरप्शन करिए एक दूसरे के बीच में, वरना फिर आपको ही समय का नुकसान होगा। और मैंने पहले कह दिया कि आज और बड़ी खबरें हैं, उधर रुक करना पड़ेगा, समय थोड़ा कम है। प्रियंका भारती जी रुक जाइए प्लीज, कोई गाली नहीं दी गई है किसी को, और अगर गाली दी गई है तो यास्मीन फारूकी जी पहले तालकटोरा स्टेडियम में मंच से क्या कहा गया पहले जाकर तय करिए कि वो क्या फूल बरसाएगा क्या इस देश में? तो प्लीज 47 के बाद प्लीज रुकिए, कोई देश गुलाम नहीं है। ये अपना फेक नैरेटिव जाकर पब्लिक में और तालकटोरा के मंच से करिए, मेरे चैनल से नहीं। तो रुक जाइए। अब प्रियंका भारती जी, विरोध प्रदर्शन से दिक्कत नहीं है, प्लीज। मैं नहीं, बीच में नहीं फारूकी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप समझा करिए, आप बुजुर्ग हैं, समझा करिए। प्रियंका भारती जी, मुझे दिक्कत है मुल्क से नाता टूटने की बात पर, ये इनका लोकतंत्र, मुझे दिक्कत है कोई कहे कि सिरों का नजराना पेश कर देंगे। आपकी पार्टी के नेता भी थे, टोका क्यों नहीं कि मुल्क से नाता टूट जाएगा क्या? राकेश जी, मुल्क को तोड़ने की बात तो सबसे पहले सावरकर ने अपने किताब हिंदुत्व हु इज हिंदू 1923 में ही लिख डाली। 2 नेशन थ्योरी देने वाले सबसे पहले वही थे। जिन्ना की पार्टी के साथ मिलकर के बंगाल से लेके पंजाब तक चुनाव लड़ने वाले भी यही लोग थे। उसके अलावा चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, हर जगह कभी भी अपनी हिस्सेदारी नहीं दी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ ये जाना नहीं चाहते थे। पेंशन वाले ये लोग हैं, तो हम पर तो किसी तरह का इल्जाम लगाएंगे तो जनता इन पर हंस देगी। बात ये है कि देश में आवाम को इन पर भरोसा नहीं रहेगा कैसे, जब ये लोग सुप्रीम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस देती है, उस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ इनके सांसद सीधे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं कि सीजीआई ने देश में गृह युद्ध चला रखा है। अब हमको ये बताएं प्रदीप भंडारी जी कि देश में कहां कहां गृह युद्ध चल रहा है। मणिपुर वाला तो हमने देखा है जहां पर आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। उसके अलावा कहां चल रहा है जिसके बारे में आपके सांसद बोल रहे हैं? उसके अलावा वीपी जगदीप धनखड़ जी आज डीयू आए थे, डीयू आकर के बोले कि हम लोग अल्टीमेट मास्टर है संविधान के और हम डिसाइड करेंगे कि संविधान में क्या कंटेंट रहेगा। जाकर के वीडियो सुन लीजिएगा। आप नहीं डिसाइड करेंगे, आप सेवक हैं, मात्र सेवक। जनता ने आपको सेवक बनाया है और आज इस बात को इन लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि अगर 400 पार इनका आ जाता तो देश में संविधान को बदल देते। आपने अपने मन की बात कह ली, आपने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहिए। आता हूं प्रदीप जी, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस मंच पर आपकी पार्टी के नेता थे वहां से कहा गया मुल्क से नाता टूट जाएगा, तो ये कौन सी नेशन थ्योरी की बातचीत है? इस पर क्यों नहीं उठकर कह दिया कि ऐसी बातें मत करिए मंच से? यहां पर राजनेता भी मौजूद हैं। राकेश जी, मुल्क पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले हमारे लोग थे। हम पेंशन पर नहीं जिंदा थे इनके जैसे। सर कटाने वाले हमारे सब लोग थे। सबने इस मुल्क पर अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। राकेश जी, लालू प्रसाद यादव क्या आजादी की लड़ाई लड़े? ये क्या बात कर रही है प्रियंका भारती? लालू प्रसाद यादव आजादी की लड़ाई लड़े? ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने वीर सावरकर के त्याग की बात करी थी। अरे वीर सावरकर को जितनी कठोर सजा मिली थी ना, उसकी तुम्हारे पूर्वजों को मिलती ना 1% तो अंग्रेजों को लेटर लिखा करते थे, रॉयल जेल के अंदर रहा करते थे।
हमसे बात करोगे? लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला के अलावा क्या किया है? प्रियंका भारती, लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला के अलावा क्या किया है? वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो बंगाल जो है भारत के अंदर रहा था, वरना नेहरू और साहब जैसे लोगों की हालत होती तो बंगाल भी पाकिस्तान को गिफ्ट कर देते। इतिहास पता नहीं है? ये रहा अम्बेडकर जी का कोट, पढ़ के आया करो प्रियंका भारती, तभी जाके तुम्हारी भी पीएचडी 15-15 साल तक होगी, जेएनयू के अंदर जैसे करेंगे तुम्हारी होती है। ये देखो, ये रही वंचितों का दर्द समझते हैं। ये वीर सावरकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, मुल्क के प्रति कोई मुल्क के प्रति शाहबुद्दीन वाली पार्टी आज चुप क्यों है? बताओ प्रियंका भारती, अगर कोई मुल्क को तोड़ने की बात कर रहा है तो क्यों चुप हो? और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना आता क्या? वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला था? पार्लियामेंट की सोवरेनिटी सुप्रीम है, पर पढ़ ठीक है, रुकिए, मैं दोबारा आता हूं। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। अब अशोक यादव जी, सवाल आपसे भाई जो प्रियंका भारती से था, मुल्क टूटने की बातचीत, जंग आजादी की बातचीत, कुर्बानी की बातचीत, तो आपके नेता धर्मेंद्र यादव ने मंच से क्यों नहीं कह दिया कि भाई मुल्क नहीं टूटेगा, इसी मुल्क में रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे? टोकना चाहिए था ना, लेकिन चूंकि मुस्लिम वोट चाहिए तो टोकेंगे कैसे? देखिए, प्रियंका जी ने बहुत सारी बातें बताई कि मुल्क तोड़ने में और मुल्क को बर्बाद करने में किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर जी का योगदान रहा। इसके आगे मैं बोलता हूं प्रदीप जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, योगी सरकार, जितनी सरकारें पागल हाथी हो गए लोग, ये लोग इसे पागल हाथी सब कुछ कुचलने पे आमादा हो जाता है। उसी तरह से ये भाजपा की पागल हाथी लोकतंत्र को कुचल रही है, न्यायपालिका को कुचल रही है, पीडीए को कुचल रही है, किसानों को कुचल रही है, नौजवानों को कुचल रही है। ये सबको कुचलना चाहती है ये पागल हाथी। लेकिन इस पागल हाथी के जो नकेल, जो हमारा संविधान, जो बाबा साहब का संविधान आर्टिकल 142, 142, अरे तो संविधान पर भरोसा करिए ना, क्यों कह रहे हैं पागल हाथी? अशोक यादव जी, तो संविधान पर भरोसा करके कहना चाहिए था कि इस मंच से मुल्क टूटने की बात मत करो, मुल्क से अलग होने की बात मत करो, नाता तोड़ने की बात मत करो। मैं यही तो कह रहा हूं। प्रदीप भंडारी जी 20 सेकंड दीजिए, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए, मुल्क टूटने की बात वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको जो संविधान ने अधिकार दिया उस अधिकारों की रक्षा हमारी करिए। अरे मेरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूं। तो कहना चाहिए था ना धर्मेंद्र यादव को उठकर कि भाई मुल्क से नाता तोड़ने की बात मत करो, संविधान के हक की लड़ाई लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, मुल्क से नाता टूटने की बात मत करो। ये कहना चाहिए था ना खड़ा होकर। लेकिन नहीं साहब, इतनी बड़ी पट्टी है क्योंकि वोट चाहिए, कहेंगे नाराज हो जाएंगे। प्रदीप भंडारी, देखिए इन्होंने पागल हाथी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर आपका रिप्लाई। राकेश जी, जिसको कहते हैं ना, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका यही हाल होता है, और इनसे और ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इनके एक राज्यसभा सांसद थे मोहम्मद अदीब, ये मोहम्मद अदीब ये कहते थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो लाहौर नहीं लखनऊ तक होता, और एहसान मान रहे हैं कि वो भारत के अंदर रह गए। इन्होंने अयोध्या और बनारस ब्लास्ट केस के एक्यूज के लिए रिहाई की बात करी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। तो जिनकी नीति और नीयत देश विरोधी है, और इनके रामगोपाल यादव ने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली से प्रयोग किया था जब राम मंदिर की वर्डिक्ट के बारे में बात थी। तो ये लोग लोकतंत्र विरोधी है, देश विरोधी है और गुंडों की पार्टी है। अरे मुझे एक बार बता दो, आप मुझे एक चीज बता दो, संविधान पढ़ के आए हो ना? सुनो अशोक यादव, संविधान पढ़ के आए हो? संविधान में कहा लिखा है कि तुमको ये आजादी है कि मुल्क से तोड़ने की बात करना? सेडिशियस है वो, क्यों नहीं खड़े हुए तुम्हारे धर्मेंद्र यादव? अरे अशोक यादव, देखो भैया, आप तेजस्वी यादव 10वीं पास है, आप 90 पास हो। आप मुझे ये बता दो कि जब कौन से संविधान की धारा में लिखा है कि मुल्क से तोड़ने की बात होती है तो राइट टू स्पीच है। न्यायपालिका को कमजोर अरे करो, अशोक यादव जी, मजबूत अशोक यादव जी बिल्कुल आज नहीं पढ़े आप। अगर सुप्रीम को, अगर आपको लग रहा है संविधान की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना। बनना चाहती है, आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, जनता निकाल अरे देगी। अशोक भाई, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है क्या? ये देखो आज एक और चुनाव में धरी की धरी रह गई ना, ये एक और नहीं चलेगी। आज आपके फैक्ट चेक को कराए, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है कि नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ मुझे सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है तो संविधान बचा हुआ है। क्यों नहीं आपने कुछ बोला? धर्मेंद्र यादव शांत क्यों रहे जब मुल्क से तोड़ने की बात हुई? क्या मुल्क हिंदुओं का नहीं है? क्या मुल्क क्रिश्चियन का नहीं है? क्या मुल्क जो गरीब मुसलमान घर पे बैठा हुआ है आपकी आमदनी नहीं बढ़ रहा उसका नहीं है? आपके जैसे 100-200 अमीर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। 2 मेहमान अभी भी बचे हुए हैं। अब हाजी नाजिम खान, जंग आजादी की बातचीत गुलामी है क्या? और गुलामी होती तो इस मंच पर तालकटोरा स्टेडियम में बैठकर सरकार के खिलाफ इतना बोल पाते? आप स्टूडियो में बैठे होते क्या? तो भाई ऐसी बातें उकसाऊ क्यों न मानी जाए।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे भारत के हिंद वासियों, मेरे संविधान में विश्वास रखने वालों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर भी संविधान जिंदा है, मेरा कुरान बाकी है। लाख कर ले वो जुल्म हम पर, अभी आखिरत का मैदान बाकी है। और जो इस तरीके की बात करते हैं, अभी बार बार कह रहे थे ना कि भी आप संविधान को मानते हैं, हम लोग तो संविधान को मानते हैं। संविधान के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में गए। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन वो कौन लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि भी आप अपनी मर्यादा से बाहर मत जाइए। लेकिन इस तरीके की बात होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं पूछ रहा हूं, हाजी नाज़िम खान, मैं पूछ रहा हूं, जो बातें तालकटोरा स्टेडियम में मंच से कही गई, आपके हिसाब से क्या वो संविधान सम्मत है? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था राकेश जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, हम लोग संविधान को मानते हैं और अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मानते हैं नहीं मानते, ये सब नहीं सुनना। हम संविधान सम्मत है कि नहीं है? ताल कटोरा स्टेडियम में मंच से जो कुछ कहा गया, जो हमने सुनवाया, जो चला रहे हैं स्क्रीन पर, क्या वो बातें संविधान सम्मत है, हाँ या ना? हाँ राकेश जी, देखिए, अगर आप ताल कटोरा की बातें करेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग तो मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मैं पूछ रहा हूं संविधान सम्मत है कि नहीं है? हम अपने सर कटा सकते हैं। अरे नहीं, ये सब नहीं जानना है भाई। ना आप मत सिर कटाइए, गलत नजर ना मत सिर कटाइए भाई। कोई नहीं चाहता आप अपना सिर कटाएं, मत कटाइए सिर। यानी संविधान सम्मत है ताल कटोरा स्टेडियम की बात है। अब राकेश जी, आप मुझको बोलने ही नहीं दे रहे, मुझे बात रखने ही नहीं दे रहे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ताल कटोरा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ताल कटोरा स्टेडियम में मंच से कही गई बातें क्या संविधान सम्मत है, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्यादा में रहने की बात कौन सी है? कटोरा स्टेडियम की बात है, संविधान सम्मत है जाता कि आप अपनी मर्यादा में रहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी मत जाइए। लेकिन ताल कटोरा की बात तो आप मैं भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट की भी बात करता हूँ राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाए। क्यों कर, मैं जो पूछ रहा हूँ बता दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी बात करने का शौक है तो छोड़ देते ये विरोध प्रदर्शन की बात, पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो लेने देते। राकेश भाई, तो कभी उधर मत जाइए। उधर जाने का नैतिक हक नहीं है आपको। संवैधानिक अधिकार खत्म करने की बात कर रहे हैं आप। देखिए, हमारा संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो सकता। फिर भाई बात ना शालिनी अली, और शालिनी अली, एक लाइन का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि ताल कटोरा स्टेडियम में मंच से कही गई बातें क्या संविधान सम्मत है? इस पर सबकी जुबान खामोश है। बहुत शर्मनाक हरकत हुई है। जब सब जुडिस मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, इंटरिम ऑर्डर आया हुआ है, तो आपको इस तरीके का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप अगर मुसलमानों के इतने ही बड़े हतेशी रहे हैं, तो सर इतने सालों से, 70 सालों से आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। ठीक, वक्फ बोर्ड में धांधलेबाजी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और आज एक आम मुसलमान भी इस बारे में जानता है। वक्फ बोर्ड क्या क्या काम कर सकता था, उसके बारे में भी आज चर्चा हुई है। तो इस वजह से हुई है क्योंकि सबसे लंबी जेपीसी बैठकें हुई है और मीडिया ने इसमें बखूबी बहुत अच्छा रोल अदा किया। वरना कुछ मुसलमान जिन्होंने वक्फ के जमीनों पे कब्जा कर रखा है, जिनकी राजनीतिक रोटियां सिकी जा रही हैं, जिसमें ओवैसी साहब, एसडीपीआई, सपा, कांग्रेस, आरजेडी सब है। आप तो हाथ ही मत हिलाइए यास्मीन जी, मैं चुप थी, आप भी चुप रहिएगा। एसडीपीआई का नाम इन लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ बड़बड़ाया है, कुरान के हवाले से गलत बातें सिखाई हैं। जब ट्रिपल तलाक वाला मामला भी था, तब यही सरकार थी जिसने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि तलाक देने का ये तरीका भी गलत। आज वक्त की बात कर रहे हैं, वक्त कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है, वक्त समाज सुधार के लिए है। तो ये कहाँ से बात आ जाती है कि मेरे बुजुर्गों ने दिया? आप बताइए ना, आप बताइए, मुझे आपत्ति आपके इन शब्दों से। आप कुरान का नाम जो ले रही है, कुरान बताइए, कुरान ने कहा गलत बात बताइए। भाई, कुरान तो सबके हक की बात करता है, लेकिन आप लोग हम लोगों को निशाना बनाते हैं। आपने कुरान का नाम लिया तो मैंने तो आपसे पूछा कि बताइए, लेकिन नहीं बता पा रही हैं आप। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे, नहीं बता पाएंगे। मौलिक अधिकार की बात मत करिए। संविधान में कहा वक्फ की अवधारणा है, क्या वक्फ का जिक्र है? एक बार दिखा दीजिए तो मौलिक अधिकार की बातचीत करिएगा। रुक जाइए अभी। हाजी नाज़िम खान, शालिनी अली, मैं आता हूँ। फारूकी जी, बहुत सीधा सा सवाल है, आऊंगा इसके बाद प्रदीप जी आपके पास। रुकिए शालिनी अली, रुकिए। यास्मीन फारूकी जी, मैं आपसे दो सवाल करता हूं और सवाल पर टिके रहिएगा। एक तो बात, क्या तालकटोरा स्टेडियम से जो बातें कही गई क्या वो संविधान सम्मत है? और क्या ये लिमिट क्रॉस नहीं हुई है? क्या वहां पर खड़ी हुई ब्रिगेड ने आज लिमिट क्रॉस किया है कि नहीं? राकेश जी, इन लोगों ने, यास्मीन फारूकी जी, आपके हर बात का मैं जवाब दे चुकी हूं कि जितने भी हैं वो गलत बातें हैं।
बिल्कुल लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। क्यों? लिमिट क्रॉस वो होती है कि जलियाना वाला बाग बना देंगे, उस पे चिल्लाते क्यों नहीं है आप लोग? हाँ तो उसको भी गलत कहा था। तो जलियाना वाला अरे फारूकी जी उसको भी गलत कहा था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, जलियांवाला बाग बना देंगे। लेकिन आप सपोर्ट कर रही हैं सिर पर कफन बांधने की बात को, आप सपोर्ट कर रही हैं फारूकी जी मुल्क से नाता टूटने की बात को, आप सपोर्ट कर रही हैं सिरों का नजराना देने की बात को। जवाब दे रही हूँ आप कहिए ना कि ये गलत बातें कही गई। कोई गलत बात नहीं कही। मैं कोई गलत बात नहीं कही। चालीनी अली रुक जाइए, यास्मीन फारूकी जी 30 सेकंड बोलिए, फिर प्रदीप जी रिप्लाई करेंगे। रुक जाइए प्लीज, गलत बात नहीं प्लीज। हाँ बोलिए। दर्द है, ये तकलीफ है, तकलीफ बुलडोजरों का, 5 बच्चों के मरने का, ये अंदर की तकलीफ है भाई, उसको भी देख लो। किसी की अपनी औलाद को मरवा के तो देखो। प्रदीप जी 20 सेकंड। जवानों को जरा आपको केरला हाईकोर्ट ने क्या बोला था? बातें करना केरला हाईकोर्ट ने क्या बोला था? ये यास्मीन फारूकी की पार्टी को ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है। 2022 के अंदर ये एसडीपीआई की जो सचिव है, ये कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन की सचिव है, इसीलिए देश तोड़ने की बात के ऊपर ये कुछ नहीं बोल पा रही है। ये याकूब मैरन को आतंकवादी नहीं बोल सकती। इनका पीएफआई ऑलरेडी आतंकवादी संगठनों के में बैन हो चुका है और ये एसडीपीआई के ऊपर भी एक्शन होगा। भूल गई यास्मीन फारूकी 2022 में केरला हाईकोर्ट ने क्या बोला था? आपसे बढ़ के कोई दुश्मन नहीं। अरे यास्मीन फारूकी जी, हम तो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, आप तो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन हो, केरला हाईकोर्ट कह चुका है। बताओ क्या अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्यों सर पे कफन डालोगे? क्या जजेस के ऊपर प्रेशर डालना चाह रही हो आप? क्या आप जजेस के ऊपर मोहतरमा प्रेशर डालना चाह रही है? प्रेशर डालेंगे ना आप बताओ कि जजेस पे प्रेशर डालना चाह रही है? आप करना क्या चाह रही है? अरे शरीयत से नहीं चलता देश। नहीं, एक बात तो हो गई है प्रदीप भंडारी जी, एक बात हुई है। और प्रियंका जी आपको 30 सेकंड देता हूं, इसमें इतने में अपनी बात रखिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उधर भी रुक करना पड़ेगा। नहीं 30 सेकंड प्रियंका जी। और सवाल बहुत सीधा सा है, जो इन्होंने कहा ना कि दर्द है, तो भाई ये वक्फ का विरोध सब बहाना है, असल दर्द पुराना है, मोदी विरोध में माहौल बनाना है। देश में कुछ गलत होता है तो देश का विरोध करना, प्राइम मिनिस्टर का विरोध कब से हो गया? जैसे प्राइम मिनिस्टर खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, खुद को देश भी समझने लगे क्या? अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत गंभीर मसला है ये। और रही बात, क्योंकि मैं शुरू से ही फालतू बातें कर रही है राकेश जी, अनपढ़ व्यक्ति। शालिनी अली को आपने बुलाया है, क्या बातें कर रही है ये? आज ही जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे जेडी वैंस ने क्या कहा है? वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर। भाई अरे अपने चारा घोटाले वाले लालू प्रसाद यादव से जरा एक तारीफ करवा दो, प्रियंका भारती। वंचित से तारीफ करवा दो। अरे प्रियंका भारती जी, नहीं चुप रहूंगा, मेरे बीच में बोली थी आप। होना चाहिए शर्मिंदा। अरे मुझे शर्म आती है चारा घोटाले की प्रवक्ता के साथ में डिबेट करते वक्त। चारा घोटाला किया ना लालू जी ने, जेडी वैंस ने क्या बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है। जरा चारा घोटाले वाले लालू प्रसाद यादव जी के बारे में क्या बोला है, जरा बताओ। चारा घोटाला, चारा घोटाला, चारा घोटाला, बताओ। संविधान पढ़ के आइए आप, बताओ संविधान में कहाँ लिखा है कि कोर्ट के अंदर अगर ठीक है, एक सवाल का जवाब नहीं कि भाई ये बार बार लिमिट क्रॉस क्यों।